वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई एचबी में सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक है आपके नेल्स, आपकी हेयर और आपकी स्किन। इसके बारे में जो जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड है और इनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, इसमें हम कैसे कौन से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक पीपीटी के थ्रू मैं आप लोगों के ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। सो कैनिको नेल्स एक ब्यूटी का पार्ट माना जाता है, स्पेशली वुमेन्स में, फीमेल्स में। बट इट्स नॉट ओनली अबाउट द ब्यूटी। पहले के डॉक्टर्स जो थे, जब डायग्नोस के जो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे, आपके नेल्स को देख के और आपकी टंग को देख के, आपकी आईज और आपकी फेस को देख के अंदाजा लगाया जाता था। एक डायग्नोस का बेस था वो, कि आपकी शरीर में किस किस टाइप की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्या वो इंडिकेटर है, क्या आपकी बॉडी में कौन से डिसऑर्डर पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे में जो नेल्स है वो आपकी हेल्थ का इंडिकेटर है। वो आपकी अंदर की जो जिस तरीके से आपकी बॉडी में जो फंक्शनिटी है या कोई डिसऑर्डर है, उसका एक तरीके से आपकी आईज, आपकी स्किन और आपके नेल्स जो है वो इंडिकेटर होते हैं। और यदि फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें तो लगभग 1.1 टू 0.2 मिलीमीटर पर डे आपके नेल्स की ग्रोथ होती है। और ये 85 से 90% जो आपके नेल्स हैं वो केराटिन से बने होते हैं। केराटिन एक टाइप का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। जैसे आपके हेयर भी जो हैं, हेयर भी केराटिन से ही बने होते हैं। सो नेल्स और हेयर्स का जो मेन कंपोजिशन है वो प्रोटीन का ही होता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि जी हमें जो प्रोटीन खाना चाहिए वो स्पोर्ट्समैन के लिए होता है, ये तो जिम जाने वालों के लिए होता है। मैं आपको एक चीज जरूर यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। आज आप आपके जो हेयर्स हैं या आपके जो नेल्स हैं, ये सारी चीजें किस चीज की बनी हैं? ये प्रोटीन की बनी है। जब ये प्रोटीन की बनी है तो दूसरी चीजें, आपकी आंखों का जो लेंस है वो एक तरीके से ग्लोबुलिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन का बना हुआ है। सो आई लेंस, हेयर, स्किन, आपके इवन आप जो एचबी टेस्ट करवाते हो, हीमोग्लोबिन, वो ग्लोबुलिन नाम के प्रोटीन से ही हीमोग्लोबिन है। यानी कि जो आपका एचबी टेस्ट होता है वो भी एक प्रोटीन ही है। सो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होता है। उसको अवॉइड नहीं कर सकते। उसकी अवॉइड जब उसको अवॉइड करते हैं तो बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, डिसऑर्डर आते हैं। सो यहाँ पे नेल का जो फंक्शन है वो सेंसिटिव टिप्स जो हमारी हैं इसको प्रोटेक्ट करना है। और आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसी एक्सरसाइज भी करते हैं, इसके नीचे जो क्रेटिन बनाने वाली सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं। इसलिए बहुत सारे योगा में या ऐसी बहुत सारे ऐसे हमारी संस्कृति में ये हमें चीज मिली है कि क्या करने से क्या हो सकता है। तो ये रब करने से एक्टिवेशन होता है पर्टिकुलर जो सेल हैं जो केराटिन बनाती हैं। सो इससे जब केराटिन बॉडी में बनेगा तो नेल से डायरेक्टली, क्योंकि केराटिन के ही हेयर बने हैं, केराटिन के ही नेल बने हैं, तो इसको रब करने से एक तरीके से माइक्रो लेवल पे सेंसिटिविटी बढ़ती है, जो केराटिन बनाने की क्षमता को बढ़ाती है या उसको स्टिमुलेट करती है। सो यहाँ पे यदि नेल के बारे में बात किया जाए तो नेल को देख के आप अभी जब इस मीटिंग में बैठे हैं तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। यदि आप ऐसे प्रेस कर रहे हैं और प्रेस करने पे आपके जो नेल हैं वो यदि येलो कलर के आपको दिख रहे हैं और पहले कलर के यानी कि व्हाइट और उसके बीच में येलो के बीच में दिख रहे हैं और बहुत सूखे सूखे दिख रहे हैं, और यदि स्पून शेप, स्पून देख रहे हैं बीच से यदि वो मुड़ रहा है, तो ये इंडिकेटर है कि आप में आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। और आपको लग रहा है कि फ्रेजाइल हो रहे हैं, बार बार टूट जाते हैं मेरे नेल और फटने लग जाते हैं, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप में बायोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन बी 7 की। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेल्स की ग्रोथ के लिए, हेयर्स की ग्रोथ के लिए, इवन हमारी स्किन के लिए भी जिंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एज ए मिनरल। सो यदि आपके बहुत ज्यादा रफ नेल्स हो गए हैं और उनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, और इसका एक मेन इंडिकेटर है कि बीच बीच में व्हाइट पैचेज आ जाते हैं, छोटे छोटे आपको पैचेज दिखेंगे आपके नेल में व्हाइट वाले। ये क्या कर रहा है? ये आपकी इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है।
प्रोटीन की डेफिशिएंसी में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यदि प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो आपके नेल्स बहुत वीक दिखेंगे। जो पहले आप यहाँ पे फोकस करके देखिए टो पे, क्या आपका ये पहले बहुत ज्यादा मोटा होता था, अब धीरे धीरे ये श्रिंक हो रहा है, पतला हो रहा है, इट मीन्स देर इज ए डेफिशिएंसी। आयरन की हो सकती है, बी कॉम्प्लेक्स की हो सकती है, जिंक की हो सकती है, प्रोटीन की। ये कॉमन डेफिशिएंसी हैं जो हमारे नेल्स जिसको इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे केस में दूसरा ये कुछ हेल्थ कंडीशन को भी बताते हैं। यदि आपकी हाइपोथायराइडिज्म है, यानी कि मोटापे वाली, जो दो टाइप की थायराइड की माल फंक्शनिंग होती है, एक हाइपो वाली, एक हाइपर वाली। हाइपो में वेट गेन होता है, हाइपर में वेट कम होता है। तो यदि हाइपो है तो ऐसे केस में आपका थिन होगा, यानी कि शरीर मोटा, नेल पतले। यदि हाइपर है तो आपके नेल मोटे हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, और शरीर पतला हो जाएगा, यानी कि उल्टा, शरीर मोटा और नेल पतले। ये थायराइड के एक सिम्टम्स बताते हैं। डायबिटीज में भी येलोइश कलर के नेल हो जाते हैं, येलो येलो कलर के दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। सो ऐसे केस में आपको डायबिटीज को का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। किडनी डिजीज, जो किडनी डिजीज है, इसमें भी आप देखेंगे हो सकता है कि डायबिटीज के अलावा आपकी जो किडनी के से रिलेटेड कोई इशू, यदि आपके नेल्स का कलर चेंज हो रहा है तो ये साइन है लीवर, किडनी, डायबिटीज और हार्ट जैसी प्रॉब्लम का। और यदि आपको ब्लूइश कलर दिख रहा है, ब्लू एक तरीके से पैचेज में दिख रहा है, तो ये हार्ट की डिजीज का एक तरीके से इंडिकेटर हो सकता है। सो ये चीजें आपके नेल जो हैं वो हेल्थ को के इंडिकेटर भी माने जाते हैं। तो आज अपने आप को इवेलुएट कर सकते हो। यदि आप बैठे हो तो आप अपने नाखूनों को देख सकते हैं कि मेरे नाखून का टेक्सचर सही है या नहीं है। मैं अपना नाखून दिखाऊं तो जस्ट स्टडी करते हैं। सब अपना भी कर सकते हैं। यहाँ यहाँ तो हल्का वाइट दिखेगा, ये ग्रू होता है। यहाँ छोटा सा सर्कल दिखेगा, छोटा सा, यहाँ हल्का सा वाइट होता है, वो किसी बीमारी का इंडिकेटर नहीं है। बीच से ये आपका, यहाँ आपका कलर रेडिश ही होना चाहिए जब आप दबाते हैं। और आपका थिकनेस भी पूरा होना चाहिए, ऐसे ऐसे करते ही नहीं मुड़ना होना चाहिए। मतलब ये आपको एक इंडिकेटर है कि आपकी इंटरनल हेल्थ भी सही है। सो यहाँ पे आप देखेंगे एजिंग के साथ भी थिनिंग होना एक तरीके से आम बात है। और हार्मोनल चेंजेस भी हमारे नेल के टेक्सचर में और कलर में चेंजेस लाते हैं, स्पेशली फॉर द वुमेन्स। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी चेंज होता है कलर, मेनोपॉज के टाइम पे भी, और प्यूबर्टी के टाइम पे। यहाँ हार्मोन्स का बड़ा रोल होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत आप देखेंगे, केमिकल्स, डिटर्जेंट, एक्सट्रीम टेम्परेचर कैन काज नेल डैमेज एंड डिसकलरेशन। सो ऐसा तो नहीं है कि आप डिटर्जेंट में ज़्यादा एक्सपोजर में है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, या इसके कारण आपका नेल का कलर चेंज हो रहा है। तो इसको आप जनरली इवेलुएट कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप यदि ये चेंजेस आ रहे हैं तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, प्रोटीन बढ़ा देना चाहिए डाइट में। और मैं ये कहता हूँ कि इन्फ्लामेटरी प्रोटीन से अच्छा है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोटीन खाएं जो वीगन रेंज में होता है। आज आपके पास एक वीगन प्रोटीन है जिसकी पीडिकास जो वैल्यू है ऑलमोस्ट सिमिलर टू 1 है, जो एक होती है हाईएस्ट उसके बराबर है। यानी कि उसके अमाइनो एसिड जो स्कोर है, जो आप उसको यूटिलाइज करते हैं, तो उस यूटिलाइजेशन में अमाइनो एसिड रोल प्ले करते हैं आपकी जो मसल की रिकवरी है, या आपकी जो बॉडी का कंपोजिशन है। यदि पीडीकास वैल्यू 1 होगी तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आपकी बॉडी उसको ज्यादा यूटिलाइज करेगी, अपनी कंपोजिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। यदि ये पीडीकास कम होती है, इसको हम बायोलॉजिकल वैल्यू भी बोलते हैं, यदि ये कम होती है इसका मतलब आपका प्रोटीन बॉडी कम यूटिलाइज करती है। तो ये ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। यदि 1 के बराबर है तो पीडीकास वैल्यू इंडिकेटर है कि आपका प्रोटीन का अमाइनो एसिड जो आपकी बॉडी को चाहिए वो स्कोर ऑलमोस्ट सिमिलर है। राइट। सो यहाँ पे बायोटिन रिच फूड खा सकते हैं। एग एक बहुत अच्छा, बॉइल्ड एग एक अच्छा सोर्स है। बहुत सारे ऐसे लाइक नट्स जो हैं वो उसका सोर्स है। विटामिन सी रिच, यहाँ पे आप देखेंगे विटामिन सी की उसमें एसबीटीसी जूस आप प्लान कर सकते हैं।
जिसमें एक तरीके से बहुत सारे वाइटामिन मिनरल्स भी साथ में, विटामिन सी के साथ। ओमेगा, मैं बोलूंगा जब आपको नेल में कोई चेंजेस आ रहा है तो ओमेगा, आप हमेशा ओमेगा यहाँ पे नेल वाले केसेस में आपको फ्लैक्स वाला जो एएलए है हमारा, वो यूटिलाइज करना चाहिए। 2 कैप पर डे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जिंक जहां तक बात आ रही है तो जिंक हमारा हमने कैलमैग डी, आप नेल के केस में कैल्शियम मैग्नीशियम की टैबलेट बहुत जरूरी है। मतलब यदि आपको चेंजेस आ रहा है तो ये तो आप आज से स्टार्ट कर दिए कैलमैग डी। और आयरन जो है, आयरन फोलिक, अभी हीमो 14 आने वाला है, यदि आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में है तो आयरन फोलिक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि येलो इस कलर है तो इट मीन्स एनीमिया हो सकता है। सो अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन ई है, मैग्नीशियम है, आयरन है। और सप्लीमेंट में ग्रीन प्रोटीन 20 ग्राम आप डेली, कैलमैगडी ए कैलमैगडी का टैबलेट, और फ्लैक्स एल ये 2 बार, और एसबीटीसी 30-30 ml 2 टाइम। तो ये बेस्ट है आपकी इंटरनल हेल्थ को, क्योंकि नेल से आपकी डायरेक्टली हेल्थ का इंडिकेटर है वो। ये चीजें आप 4-5 चीजें का कॉम्बिनेशन लेंगे तो आप उन चीजों को मीट आउट कर सकते हो जो नेल्स के थ्रू आपको दिखाई दे रही हैं। राइट। सो जिसके येलो स्नेल है तो आप देख लेना, साथ में आपको जब आप स्टेयर्स चढ़ेंगे, जीना चढ़ेंगे, उस टाइम पे भी आपकी सांसें फूलेंगी। इट मीन्स इट्स इंडिकेटर ऑफ आयरन फोलिक एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी, एनीमिक कंडीशन है ये। सो ऐसे केस में आप ALA, SBTC, ग्रीन प्रोटीन, कैलमैगडी और आयरन, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो हेयर की जहां तक बात आती है तो हेयर मिलीमीटर, की बात करें 0.3 से 0.4 पर डे इसकी ग्रोथ होती है। पर मंथ 1.3 सेंटीमीटर यानी कि हाफ इंचज तक बढ़ते हैं। नॉर्मल हेयर ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ। हेयर ग्रोथ साइकिल जो है वो 2 से 6 साल का होता है, फॉलोड बाई 2 से 3 मंथ रेस्टिंग फेज, यानी कि एक तरीके से वो पूरा एनाजिन फेज जिसको हम बोलते हैं, वो पूरा ग्रोथ साइकिल होता है। उसके बाद ये वॉश आउट हो जाता है वो पर्टिकुलर चीज, और उसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। अब रेस्टिंग के बाद फिर से नया जनरेट होता है। यहाँ हेयर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका जो हेयर है बेसिकली वो आप इधर वाले में देख रहे हैं, मेडुला, कॉर्टेक्स एंड क्यूटिकल। बाहर का जो आप टच करते हैं ये क्यूटिकल लेयर है। क्यूटिकल लेयर शाइनिंग लेयर होती है, वैक्सी टाइप की होती है, जो कि बाहर के एनवायरनमेंट से आपके हेयर को बचाने की कोशिश करती है। जैसे ये रफ हो जाता है, आप ज्यादा केमिकल इस पे यूज करते हैं या इसकी केयर नहीं करते तो रफ हो जाता है। रफ होते ही आपकी क्यूटिकल से सीधा कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स पे सीधा इफेक्ट पड़ता है, और कॉर्टेक्स पे इफेक्ट पड़ के रफ हो जाता है और हेयर फॉल होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे केस में आप कंडीशनिंग करना, हेयर वीक में एक बार मसाज करवाना, तो आप अच्छे हेयर की हेल्थ रख सकते हो आउटर केयर में। मेडुला जो पोर्शन है ये यहाँ से आपको एक तरीके से हेयर का ये न्यूट्रिशन से लेके हेयर की स्ट्रेंथ तक ये हेल्प करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ से हेयर स्किन से बाहर आता है उसको हेयर शाफ्ट बोलते हैं। ये वाला जो पेपिला है ये बेसिकली जब आपकी एज बढ़ती है तो ये डैमेज हो जाता है, जिसके कारण हेयर बल्ब जो है इसमें पेपिला से आपकी न्यूट्रिशन, ये जब खत्म होना स्टार्ट हो जाता है तो हेयर बाल्डनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, डेंसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और साइंस ने ऐसी चीजें खोज निकाली हैं, ऐसे हर्ब्स को, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को, कि इनके यूज से इसको आप हेयर बल्ब को एक तरीके से एक्टिवेट रख सकते हो, और आप एक अच्छी हेयर की मतलब ग्रोथ और अच्छी शाइनिंग हेयर आप इंश्योर कर सकते हो। सो सीबम प्रोडक्शन का मतलब होता है एक नेचुरल टाइप का ऑयल होता है, वो पर ईयर 1 लीटर के आसपास आपकी बॉडी खुद ही तेल बना लेती है। यानी कि आपका बालों की जो शाइनिंग है वो सीबम के कारण ही है। जब क्यूटिकल पे सीबम जाता है तो वो शाइन करती है। सो यहाँ पे हेयर लॉस की बात करें तो एवरेज 50 से 100 हेयर्स जो हैं, 50 to 100 हेयर्स पर डे लॉस होते हैं। और मेल पैटर्न में बालनेस जो है वो सबसे ज्यादा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हॉर्मोन। वुमेन्स में बालनेस कम होता है, बाल कम उड़ते हैं एज कंपेयर टू द मेल।
झड़ना और उड़ने में बहुत फर्क है। यानी कि झड़ने में तो ये है कि रफ हो गया तो टूटना स्टार्ट हो गया, डैंड्रफ हो गया तो टूटना स्टार्ट हो गया। बट यदि वो बिल्कुल रूट लेवल से, ये वाले लेवल से खत्म हो रहा है, तो बल्ब लेवल से, तो इसका मतलब है कि वो गंजापन, बालनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। और ये रीजन क्या है? हम मेल्स में एक हार्मोन होता है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। यदि बॉडी टेस्टोस्टेरोन में को कंप्लीट कन्वर्ट ना करे, प्रोसेस में टेस्टोस्टेरोन कंप्लीट कन्वर्ट ना हो, तो एक बीच में टेस्टोस्टेरोन बनता है जिसका नाम है DHT, डिहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। तो इस केस में आप देखेंगे हमारे आ, ये इतना हाइपर रिएक्टिव होता है, यहाँ से हेयर को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। और गंजापन आप देखेंगे जो मेल्स में ज्यादा है, सो वो एक तरीके से फीमेल में कम होता है, बिकॉज जस्ट बिकॉज वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन नहीं होता। बट PCOD के केस में जब हार्मोन इनबैलेंस होता है वो वुमेन्स में, जिसको PCOD है, उस केस में आपको देखने को मिलेगा हेयर फॉल ज्यादा होगा, अनवांटेड हेयर निकल आएंगे, अनवांटेड हेयर फेस पे ज्यादा दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके जो हेड वाले पोर्शन पे है वहाँ हेयर की थिकनेस और डेंसिटी कम होनी स्टार्ट होती है। सो हॉर्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे हेयर की डेंसिटी में, उनकी ओवरऑल जो हेल्थ है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो कॉमन हेयर प्रॉब्लम है, एंड्रोजेनेटिक एलोपीसिया हम बोलते हैं, जिसमें मेल फीमेल पैटर्न में बालनेस आता है। एलोपीसिया एरिएटा, पैची हेयर लॉस, पैचेज में हेयर लॉस होते हैं, उसको बोलते हैं। टेलोजन जो होता है वो एक्सेसिव हेयर शेडिंग होता है। और एलोपेशिया जैसे आप जब टाइटनेस और स्टाइल में एक एक ही स्टाइल को लगातार लंबे टाइम तक करते हो, तो उसको ट्रैक्शन एलोपेशिया बोलते हैं, कि स्टाइलिंग की वजह से वो हेयर लॉस हो रहा है, आपकी हेयर टाइट है या रफ होते जा रहे हैं। सो यहाँ पे हेयर ब्रेकेज है, स्प्लिट एंड जो हेयर की साफ्ट है उसमें एक तरीके से रफनेस आने की वजह से होता है। ब्रेकेज एट रूट्स, हेयर ब्रेकिंग ऑफ एट द स्कैल्प, स्कैल्प के लेवल से ब्रेकेज होना स्टार्ट हो जाए ड्यू टू डैंड्रफ फंगस इन्फेक्शन के कारण। एंड मिड लेंथ ब्रेकेज, हेयर ब्रेकिंग ऑफ इन अ मिडल, इसका मतलब है कि आपका जो पॉल्यूशन है या डर्ट है वो बहुत ज्यादा, या सन का एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए मिडल से हो रहा है। स्प्लिट एंड जो है वो एक तरीके से हेयर का मॉइस्चर लॉस हो रहा है, इसलिए हो रहा है। तो उसमें कंडीशनिंग करना और ये सारी चीजें, और अच्छी डाइट और स्ट्रेस को मैनेज करना। स्ट्रेस भी हार्मोन को डायरेक्टली अनबैलेंस करता है, तो स्ट्रेस के केस में हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है मेल और फीमेल, बिकॉज डायरेक्टली हार्मोन को वो एक तरीके से अनबैलेंस करने का काम करता है। तो ऐसे केस में आपने स्कैल्प के इशू होते हैं, डैंड्रफ है जिसमें सोराइसिस है, ऑटोमिन कंडीशन यूज स्कैल्प, स्कैल्प पे इन्फ्लामेशन आ जाता है सोराइसिस की वजह से। एक्जिमा है उसकी, वो भी इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है स्किन पे, आपके एक तरीके से स्कैल्प पे। और इची स्कैल्प ड्यू टू इरिटेशन, या कोई ऐसा लाइक आपका एनवायरमेंट टॉक्सिन्स आ रहा है, या कोई ऐसी चीज आपकी फंगस जैसी कोई है जिसके कारण वो इची स्कैल्प हो रहा है, इसकी वजह से भी आपके हेयर के बहुत सारे इशू हो सकते हैं। एक होता है बालों का ग्रे होना, सफेद होना। देखो नेचुरल फिनोमिना तो है, बट इसको हम स्लो कर सकते हैं, इसको हम कुछ टाइम के लिए स्टॉप भी कर सकते हैं। सो इसमें जो हेयर की ग्रेइंग का जो मेन कारण है वो एजिंग है। हेयर ग्रेइंग इज नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग प्रोसेस। जेनेटिक भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यदि आपकी मदर फादर में जल्दी ग्रेइंग थी तो चांसेस आप में ज्यादा है, तो आप उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस जो है वो भी हेयर को ग्रे करने में, प्री मेच्योर ग्रेइंग में मतलब प्रमोट करती है उसको, उसको एक तरीके से इंड्यूस करती है प्री मेच्योर ग्रेइंग में। विटामिन डेफिशिएंसी जो है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन D एंड कॉपर कैन कंट्रीब्यूट टू हेयर ग्रेइंग। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका कोलाजन है बेसिकली उसमें कॉपर डाला गया है, कॉपर और जिंक डाले गए हैं। वो इसलिए है कि हेयर नेल और स्किन का फॉर्मूला बनाने के लिए, कि आपके हेयर पे भी काम करे, आपके स्किन पे भी काम करे और आपके नेल्स पे भी काम करे, इसलिए उसमें आप कॉपर और जिंक देख रहे हैं, विटामिन E देख रहे हैं, विटामिन C देख रहे हैं। तो ये चीजें आप उसमें
एक्चुअली आप नोटिस कर रहे होंगे आपके फॉर्मुलेशन में, जो आपको मार्केट में जनरली देखने को नहीं मिलता है। सो हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो भी आपके फीमेल्स में बेसिकली मेनोपॉज और थायराइड डिसऑर्डर के केस में आपको हेयर ग्रेइंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अदर जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं आपका, हो सकता है यूरोपियन का तो ऑलरेडी ग्रे अर्ली रहता ही है, देन द एशियन और अफ्रीकन से। स्मोकिंग आल्सो ट्रिगर करती है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को। डाइट जो है यदि आपकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग को वो करती है, प्रमोट करती है। एंड सन एक्सपोजर, प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर कैन कॉज हेयर टू ग्रे फास्टर। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कैसे इसको मेंटेन रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको देखिए, हेयर की ग्रोथ में पी प्रोटीन जो है वो सबसे बड़ा अच्छा प्रोटीन जो हेयर के लिए माना जाता है, वो पी प्रोटीन माना जाता है। तो देखिए, मटर जो है उसको आप बॉयल करके डेली सैलेड में आप खा सकते हैं। उसको आप एक तरीके से ज़्यादा अपनी नेचुरल डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे 10 से 15 ग्राम आप पी प्रोटीन, हमारे जो ग्रीन प्रोटीन है उसमें ऑलमोस्ट मेजर जो पोर्शन है वो पी प्रोटीन का है, पी प्रोटीन आइसोलेट का है। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा कि ऐसे केस में जब आपके हेयर की थिकनेस, डेंसिटी और ग्रेइंग हो रही है तो आप डेली प्रोटीन को इन्वॉल्व करें। बट जैसे पीसीओडी के केस में वोमेन्स के हेयर की प्रॉब्लम है, या थायराइड के केस में वोमेन्स को प्रॉब्लम है, या मेनोपॉजल स्टेज में आपको, तो वहां पे आप वे प्रोटीन जैसी या मिल्क प्रोटीन जैसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज और ज्यादा हार्मोन को अनबैलेंस या उसको अनबैलेंस करने में ट्रिगर करते हैं। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि ऐसे केस में आपको वीगन प्रोटीन पे जाना चाहिए, स्पेशली वुमेन्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो हेयर्स के लिए स्पेशली जो वीगन प्रोटीन है वो आपका होता है पी प्रोटीन। और आपके पास जो यहाँ पे वीगन प्रोटीन है कंपनी का, वो उसमें मोस्टली आपका पी प्रोटीन ज़्यादा है। सो इजी टू डाइजेस्ट है और आपकी इन चीज़ों को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो यहाँ पे मैं जरूर हेयर वन मेल के केस में मैं जरूर ये बोलूंगा, जहाँ बाल्डनेस की बात आ रही है, जहाँ जहाँ डीएसपी जहाँ बनता है, जो मेल की बाल्डनेस, स्पेशली हेयर वन वहाँ बहुत अच्छा काम करेगा। इवन मेनोपॉजल या एक तरीके से पीसीओडी के केस में यदि फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में भी हेयर वन बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप सेलेक्ट कीजिए कि हेयर वन कहाँ देना है। मेल के केस में तो हमेशा आपको देना चाहिए जहाँ पे बाल्डनेस आ रही है, जेनेटिकली इसको लग रहा है कि उनके पेरेंट्स को भी ऐसा था, उनको भी ऐसा है। ऐसे में कोलाजन जरूर ऐड कीजिए। आप कोलाजन ऐड कर सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ 10 ग्राम ग्रीन प्रोटीन, 10 ग्राम कोलाजन को मिक्स कीजिए, और एक जो सीजनल फ्रूट है उसमें स्मूदी बना के पीना स्टार्ट कीजिए। आपको विजिबल चेंज 15 से 20 दिन में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्रिल वन में यहाँ पे हेयर के केस में, जैसे नेल के केस में फ्लैक्स एएलए इंपॉर्टेंट था, यहाँ क्रिल ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। आयरन फोलिक का सप्लीमेंट को आल्सो ऐड करें। आपको लगता है कि स्ट्रेस एक मेन रीजन है हमारे हेयर ग्रोइंग का, या लो डेंसिटी का, या एक तरीके से हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये आ रहा है, तो ऐसे केस में आपको ब्रेन वन और रसवा वन जरूर इसमें ऐड ऑन करना चाहिए उस पर्टिकुलर केस में। या आप यूज करें तो इसको जरूर यूज करना चाहिए जो स्ट्रेस के कारण ये ट्रिगर हो रहा है। तो सो यहाँ पे अगला टॉपिक है स्किन। स्किन के केस में देखिए, स्किन को हम सेकंड माउथ भी बोलते हैं। शरीर का यदि दूसरा मुंह बोला जाता है, माउथ बोला जाता है, वो स्किन है। क्योंकि स्किन इसके लिए हमारे पहले की जो जनरेशन थी वो बड़ी समझदार जनरेशन थी, जो वो खा सकते थे वो वही स्किन पे लगाते थे। उनको पता था ये भी माउथ ही है, ये बॉडी में जाना है। तो ऐसे केस में जैसे कोकोनट वो लगाते भी थे, खाते भी थे। हल्दी खाते थे, हल्दी लगाते थे। तो बहुत सारे ऐसे वो थे, लाइक कोकुम्बर को यूज कर लेते स्किन पे, उसको खाते भी थे, लगाते भी थे। तो नेचुरल चीजें जो एडिबल थी, जो लोग खा सकते थे, वही लगाते थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये सेकंड माउथ है हमारी बॉडी का। तो इसकी केयर करना बहुत जरूरी है, और ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहला डिफेंस यही है। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन और इम्यूनिटी को रेगुलेट करने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। सो तीन तरीके की ये तीन लेयर की बनी है। पहली जो ऊपर आपको इस ऊपर वाली लेयर दिख रही है, ये एपिडर्मिस है जिसको आप टच कर पा रहे हैं। उसके नीचे डर्मिस है,
और जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल एंड नर्व एंडिंग रहती है, ये वाला एरिया जो है। इसके नीचे जो है आपको हाइपोडर्मिस है, जो इनर मोस्ट लेयर है। सो जो स्किन अंडरलिंग मसल्स एंड बोन से कनेक्टेड रहती है, उसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। और यदि मैं आपसे सवाल पूछूं स्किन किस कौन से प्रोटीन से बनी है, जैसे आपके हेयर और नेल बने थे केराटिन से, तो यहाँ पे आंसर है कि कोलाजन और इलास्टिन नाम के प्रोटीन से स्किन बनी है हमारी। तो ऐसे केस में मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि स्किन इज मेड ऑफ कोलाजन, 80% कोलाजन से बनी है और इलास्टिन है 20%। तो हमें विद द एज हमारी बॉडी अपने आप कोलाजन बनाना स्लो कर देती है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे स्किन डल होना स्टार्ट हो जाती है, स्किन पे डार्क स्पॉट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं विद द एज, और रिंकल जैसी चीजें आपको झुर्रियां दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि कौन सा सप्लीमेंट लेना। तो कोलाजन एक बहुत बेटर ऑप्शन है, साथ में ओमेगा। कोलाजन और ओमेगा बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है, बट आउटर केयर करना भी बहुत जरूर आपके लिए नेसेसरी है। तो स्किन केयर में जैसे क्लींज करना, आपके पास सीटीएम है, क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर है, दोनों सीरीज में है। यदि आपकी स्किन ज़्यादा ब्लेमिशेस है, डार्क स्पॉटेड है, तो आप जा सकते हैं किस पे, विटामिन सी वाली क्वार्टसी पे जा सकते हैं। और यदि आपको लगता है मुझे स्किन को टोन अप रखना है, थोड़ी रफ स्किन है, ऐसे केस में आप जा सकते हैं हिल्स एंड बीचेस के सीटीएम पे। तो यहाँ पे क्लीन करना, मॉइस्चराइज करना, एक्सफोलेट करना, और सन से प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन का यूज करना, ये रूटीन केयर है। आपको ये जरूर करना चाहिए। और आपके पास बहुत अच्छे वीगन रेंज के प्रोडक्ट है जो केमिकल फ्री हैं, जो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टिफाइड हैं, जो एक तरीके से इकोसर्ट कॉस्मोस सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं, जिसमें प्लांट बेस्ड ही चीज यूज यूज की गई हैं। ऐसी कोई हार्मफुल चीजें नहीं है जो आपकी स्किन को या आपकी बॉडी के लिए खराब हो। तो ऐसे केस में एनवायरमेंट स्ट्रेसर से भी आपको बचना चाहिए, जिसमें अवॉइड स्मोकिंग है, पोल्यूशन का एक्सपोजर है, ज़्यादा एकदम से कोल्ड एनवायरनमेंट, और वो उसमें ऐसे में आपको मॉइस्चराइज करके रखना चाहिए। और आपको स्ट्रेस को भी मैनेज करना चाहिए। स्ट्रेस की वजह से ही आपको एक्ने, एक्जिमा या ऐसी बीमारी हो सकती है जो आपको स्किन को डैमेज कर सकती है। तो यहाँ पे स्किन केयर में, हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। बोलते सब है पीते कम है, पर सुबह आपकी ज़िंदगी पानी से स्टार्ट होनी चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी कितने परसेंट पानी से बनी है? आपकी 70% आपकी बॉडी में पानी है। तो सबसे पहला कौन सा फूड देना चाहिए बॉडी को? पानी ही देना चाहिए। पूरा दिन आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए यदि आप हेल्दी स्किन चाहते हैं। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल का कंजप्शन है, निकोटीन है, कैफीन है, ऐसे केस में डिहाइड्रेशन ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से स्किन डल होती है। तो आप थोड़ा सा अवॉइड करें और लिमिट करें इन चीज़ों को, इन इनटेक को। बैलेंस डाइट में आप देखेंगे एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी होते हैं स्किन के लिए। ओमेगा बहुत जरूरी होता है, विटामिन ए, विटामिन ई और सी, ये आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमें रेगुलर बेसिस पे हमें डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। सो एक्सरसाइज यदि आप रेगुलर करेंगे तो कोलाजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और स्ट्रेस कम रहेगी। इसकी वजह से आपकी स्किन टोन अप दिखेगी। आ, नींद का बहुत बड़ा रोल है, डिटॉक्सिफाई बॉडी को करती है। जो टॉक्सिन एक्यूमुलेट है स्किन के अंदर, उनको ये रिसाइकल करके एक तरीके से आपको आपकी स्किन की टोन को बढ़ाता है और आपकी स्किन को एजिंग से बचाता है। तो यहाँ पे जिंक जो रिच फूड है उसको आपने लेना चाहिए। ऑयस्टर है, चिकन है, लीफी ग्रीन है, सीड्स हैं, नट्स हैं, जो आपके इन्फ्लामेशन को कम करें और आपके इम्यून फंक्शन को बेटर करें। सो यहाँ पे जो आपके सामने ये जो कंडीशन है जिसको हम मलाजमा बोल रहे हैं, इस कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए सनस्क्रीन तो आप बैग में ही रहनी चाहिए जब आप बाहर निकलें, क्योंकि आपका मेलानिन जो प्रोडक्शन है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे केस में आपको सीटीएम और यूज करने के बाद सनस्क्रीन को आप ज़्यादा यूटिलाइज करें। और यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यदि मैं आपको गाइड करूं और प्रोडक्ट गाइड करूं, तो यहाँ पे क्रिल आपको बेटर ऑप्शन है।
क्रिल के साथ ऐसे केस में आपको कोलाजन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ऐसे केस के लिए, हार्मोन के लिए, आप अश्वावन यूज कर सकते हैं, जो हार्मोन की वजह से, अनबैलेंसिंग की वजह से ये कंडीशन आ रही है। तो ये चीज़ें आप एड ऑन कीजिए। आपको लगता है कि ये भी और साथ में रिंकल्स भी हैं, तो ऐसे केस में प्रोटीन को जरूर ऐड कीजिए, और आप एसबीटीसी जूस को ऐड ऑन कीजिए अपने डेली के रूटीन में। इसके साथ आप देखेंगे स्किन केयर में ही रिंकल और एंटी एजिंग के मैनेजमेंट में, आपको मालूम ही है, डाइट और एक्सरसाइज जो हमने डिस्कस करी वो तो जरूरी है ही। सप्लीमेंट्स में कोलाजन है, यंग फ्यूल है, क्रिल है, एसबीटीसी है, और आपको लगता है ज़्यादा झुर्रियाँ हैं एज के कारण, ऐसे केस में हमारे पास एक एक्सक्लूसिव रेंज है जो वर्ल्ड की मोस्ट लग्जरियस प्रोडक्ट की, जो फ्रांस से डायरेक्टली आपके पास पहुंच रही है, एल्गोथम ब्रांड नेम से। मरान लाइफ वाली सीरीज में आप उसको यूज़ करें, आपको विजिबल इम्पैक्ट दिखेगा, विजिबल चेंजेस दिखेंगे पॉजिटिव साइड 15 दिन के अंदर अंदर। सो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं ये आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था कि ऐसी कंडीशन में नेल्स को देख के आप पहचान सकते हैं या अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और अ, आपके हेयर भी कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, यदि आप फास्ट ग्रोइंग हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, तो हार्मोनल हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसी के हिसाब से आप प्रोडक्ट को, डाइट को और अपने रूटीन को जरूर मैनेज कीजिए।